नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आपका अभिनव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही टॉपिक पूरे कर लिए थे और आज हमारा जो संघीय कार्यपालिका के अधीन हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, जहां से एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने राष्ट्रपति से जितने प्रश्न बन सकते हैं उनकी एक श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। पीछे थंबनेल देख पा रहे हैं आप लोग, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राष्ट्रपति और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति और उसका निर्वाचक मंडल, उसमें कौन कौन शामिल या सम्मिलित होते हैं। जब हमने राष्ट्रपति की क्लास लगाई थी तो उसके अंदर हमने आर्टिकल 54 पढ़ा था। कहां दिया गया था? यह दिया गया था आर्टिकल 54, जिसमें निर्वाचक मंडल का क्या दिया गया है? प्रावधान किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किन किन लोगों से मिलकर बनेगा, कौन उसके सदस्य होंगे। तो जब हमने उसमें पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य व दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जो 70वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया था। तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन इसके साथ में जोड़ना चाहिए था इसको लोकसभा के भी लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी और आप लोग ऐड कर सकते हैं, जिसमें कौन है? दिल्ली व पुडुचेरी। उसको भी क्या दिया गया है? 70वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के अंदर शामिल किया गया है। अब आप लोग ये पूछेंगे कि यहां तो दिल्ली पुडुचेरी को संघ शासित कहा गया है, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि 54B के तहत दिल्ली और पुडुचेरी को राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया है, वो संघ नहीं माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद पे नहीं है, तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। देखो, संविधान के अंतर्गत तो राष्ट्रपति से रिलेटेड अगर पद खाली है तो उस समय इतना ही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अगर अपने पद पे नहीं है तो उसमें उपराष्ट्रपति अपने उस पद के जो करते हैं उनका निर्वहन करेगा। ये आर्टिकल 66 में हमने पढ़ा था, सॉरी आर्टिकल 65 के अंदर है ये। और उसके बाद में राष्ट्रपति करते हैं निर्वहन जो बना था, उसके अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है और उसमें सीरीज दी गई है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे, और अगर वो नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश उसका कार्य करेंगे। ये कब बनाया गया? ये 1969 में जो बना हुआ है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति करते अधिनियम या एक्ट जिसको कहा गया 1969 के अंदर बनाया गया था, और उसमें दिया गया है इस सीरीज के बारे में कि कौन कब क्या कार्य करेगा। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 57, जिसके अंतर्गत उसके पुनर्निर्वाचन से रिलेटेड प्रावधान किया गया है कि वो कितनी ही बार या एक से ज्यादा बार, या उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया तो कितनी ही बार वो पुनः निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण, कौन सा अभिभाषण? विशेष अभिभाषण। हमने पढ़ा था आर्टिकल 85, फिर 86 और 87। आर्टिकल 3 पढ़े थे और उनमें आर्टिकल 87 ये कहता है विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 87 में विशेष अभिभाषण के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या करेगा कि जब लोकसभा का साधारण निर्वाचन होगा, आम चुनावों के बाद में पहली बार सरकार बनेगी, तो उसका प्रथम सत्र होगा वो, और प्रत्येक वर्ष जब बजट सत्र में दोनों सदन एक साथ बैठते हैं तो उसकी जो संयुक्त बैठक होगी उसको संबोधित करने का काम करता है। बिल्कुल सही है, यह भी सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। बिल्कुल सही है, क्यों बुलाई जा रही है इसके बारे में भी वो बताता है। तो इसके 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस राज्य की जनसंख्या एक बड़ा फैक्टर डालती है ऊपर। उसकी जनसंख्या आती है उस राज्य की जो 1971 की है, और उसके बटा में क्या रखा जाता है, उस राज्य के जितने निर्वाचित सदस्य हैं उनको रखा जाता है, इंटू 1/1000 किया जाता है, तब उसका वोट मूल्य निकलता है। लोकसभा के सदस्यों का वोट मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट मूल्य से अधिक होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सांसद का वोट मूल्य बराबर है, जो भारत में कितना है वो 708 है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सही का पूछा गया है, तो सही कौन सा है? सही कौन सा है? तो सही केवल एक होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जो त्याग पत्र है उसकी सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत किसको दी जाएगी? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है, और वो उसकी तुरंत सूचना देता है लोकसभा स्पीकर को। ठीक है, प्रधानमंत्री को नहीं देता। मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। आर्टिकल 60 में हमने पढ़ा था मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा, लेकिन जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा वो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। अगर उपराष्ट्रपति पद पे नहीं है तब भी संबोधित किसको करेगा? वो उपराष्ट्रपति को करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पूछ क्या रहा है? वो शर्त पूछ रहा है, वह भारत का नागरिक हो। यह शर्तों के बारे में पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के लिए जो शर्त है वो क्या है, योग्यता के बारे में नहीं पूछ रहा। तो वह भारत का नागरिक हो, नहीं, ये तो योग्यता के अंतर्गत दिया गया है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह भी योग्यता के अंदर दिया गया है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यह उसकी शर्त है। और वह बिना किराए दिए अपने शासकीय निवास के उपयोग का हकदार होगा। बिल्कुल सही है। जो उसके लिए भवन बनता है, तो ये 3 और 4 जहां दिए गए हैं वो सही है, केवल 3 और 4। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंग्वेज घुमा के क्वेश्चन पूछता है, शरत पूछ रहा है या योग्यता। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्टिकल 123। जब संसद का विश्रांति काल चलता है या संसद अपने सत्र में नहीं होती, उस दौरान अगर राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो जाए या ऐसा कोई विषय जिसपे उसको कानून बनाने की जरूरत है, तो वो क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। उसका उतना ही प्रभाव होता है जो संसद की किसी विधि का प्रावधान होता है। और राज्यपाल जो करता है वो इसका उल्टा है, यानी कि इसमें 1, 2, 3 लिखा है, उसमें 2, 1, 3 लिखा है, आर्टिकल 213। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है। वह संसद के किसी सदन को विघटित कर सकता है, गलत। राज्यसभा कभी विघटित होती नहीं है, ये तो गलत है। कौन सा, किसको विघटित करने का काम करता है? वो लोकसभा का विघटन करता है। और वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 85। वह दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखता है, ये हमने पढ़ा था, आर्टिकल 86। वह दोनों सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है। ठीक है, संसद का सत्र चल रहा तो उसका सत्र समाप्त करने का जो काम होता है उसको सत्रावसान बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, आर्टिकल 85 के अंतर्गत। वह अनुच्छेद 108 के अधीन कुछ दशाओं में संयुक्त बैठक, यहां शब्दावली इंपॉर्टेंट है, यहां दिया गया है जॉइंट सिटिंग। ठीक है, तो इसका 1 नंबर है वो सही नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। विशेष अभिभाषण की बात हो रही है। कौन सा विशेष अभिभाषण? 85, 86 और 87 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। शब्दावली इंपॉर्टेंट है, शब्दावली से ही क्वेश्चन आया है इसमें। वहां शब्दावली दे रखी है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये तो जॉइंट मीटिंग को बोलते हैं। ये आर्टिकल जॉइंट सिटिंग, ये आर्टिकल 108 में दी गई है। और ये पूछ क्या रहा है? 87।
संयुक्त अधिवेशन नहीं दिया है, संयुक्त सत्र भी नहीं दिया है। यहां इंपॉर्टेंट है संवेद संसद के दोनों सदनों, और शब्दावली अगर आप लोग याद रखोगे तो असेंबल्ड टुगेदर, यह शब्दावली दी गई है, ठीक है ना। दोनों सदन क्या होंगे, असेंबल टुगेदर या संवेद संसद के दोनों सदनों को अभिभाषण करने का काम करता है, ये कहा गया है आर्टिकल 87 में। नेक्स्ट, सही कथन छांटना है आपको कौन सा है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान की 3री अनुच्छेद में उल्लिखित है, नहीं है, यह आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेता है, गलत है ये। किसी राज्य विधानसभा के भंग होने पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जारी रहेगी, सही बात है। संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए उल्लेखित है, नहीं, महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए आया है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया बाकी आप लोग देखेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हटाने हैं उसके लिए भी, और उपराष्ट्रपति है इन सब के लिए आती है, सीएजी के लिए आती है, तो ये भी गलत है। अन्वेषण करता, जो सदन का दूसरा सदन जब जांच करता है, अन्वेषण करता है, तब महाभियोग संकल्प लाया जाता है, किए जाने के साथ ही जिस दिन पारित हो जाता है उसी दिन राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, ये भी सही है। तो ये पूछ क्या रहा है, सही कथन पूछ रहा है, तो इसमें 1 और 4 ये दोनों सही हैं, 2 और 3 नहीं। पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है, सही 2 नंबर वाला है और 4 नंबर वाला है। सही है 2 और 4, इसके ऑप्शन गलत हो गए भी, सही 2 और 4 करना पड़ेगा आपको यहां। सही कथन है 2 और 4, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ये सही है क्योंकि ऑप्शन में गड़बड़ी की वजह से ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। इसमें यहां आप लोग ऑप्शन जो चेक करेंगे वो 2 और 4, यानी कि दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। महाभियोग की प्रक्रिया, अगर यहां महाभियोग शब्द आया होता तो वो राष्ट्रपति के लिए उल्लेखित है, बाकियों के लिए सेम प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं। अपने जब आर्टिकल 53 पढ़ा था उसमें संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग स्वयं तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता से करेगा, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मंत्रियों के द्वारा नहीं, स्वयं लिखा गया है, यहाँ क्या लिखा है, शब्दावली है इंपॉर्टेंट, स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। लेकिन आपको आर्टिकल 53 कभी भी अकेला नहीं पढ़ना चाहिए, ये मैं पहले ही बता देता हूं आप लोगों को। आर्टिकल 73 और 74 और 53 दोनों को मिलाकर पढ़ा जाता है। अकेला 53 आपको ये क्लियर नहीं करेगा कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है। अगर आपको राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़नी है तो आपको उसके साथ में 74 पढ़ना पड़ेगा, उसमें कई संशोधन किए गए हैं, उसके बाद में वो बाद में चर्चा करेंगे, अपने प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे तब। कथन दे रखा है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि भारतीय जनता इसमें भाग नहीं लेती। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल जो 54 है उसमें निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है, जो संसद के दोनों सदनों, ठीक है, राज्य की विधानसभाओं, सही बात है, और उसके निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, ये भी बात सही है। ये कथन है और ये उसका कारण बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कथन भी सही है और कारण उसका स्पष्टीकरण भी है या उसकी व्याख्या करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है कि पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव जब तक दूसरा राष्ट्रपति अपने पद पे बना रहेगा उससे पहले पहले हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक बना रहता है, बिल्कुल सही बात है। पद ग्रहण से 5 वर्ष तक का कार्यकाल है और उससे पहले पहले दूसरे राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाता है। अगर नहीं होता तो उत्तराधिकारी आता है, तब तक अपने पद पे बना रहता है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहता है, ये तो अभी बताया है, सही है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर
राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले हमने पढ़ा था, इसी सीरीज में पढ़ा है कि चाहे राज्य की विधानसभा हो चाहे नहीं हो, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा। तो इसमें सही नहीं है, तो 4 नंबर है वो सही नहीं है। 4 नंबर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है, ये पूछा है, और इसमें चुनाव रुकेगा नहीं वो। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? आर्टिकल 56B में दिया गया है कि महाभियोग किसके आधार पर लाया जाएगा? संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर। संविधान के उल्लंघन, मूल शब्द तो उल्लंघन दिया गया है और इंग्लिश में दिया गया है वोलेशन। और प्रक्रिया कहां वर्णित है? तो प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, वो किया गया है आर्टिकल 61 के अंतर्गत। एक सदन, कोई भी सदन पहल कर सकता है, उस सदन के द्वारा क्या लाया जाएगा? पहले तो आपको मैं बता दूं, प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, संकल्प लाया जाएगा। उस संकल्प पर 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे। फिर उस सदस्य संकल्प के ऊपर उस सदन के अंदर जहां ये लाया गया है उसके कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से वो संकल्प पारित होगा। दूसरा सदन उसकी जांच करेगा। जांच के दौरान राष्ट्रपति को 14 दिन पहले उसकी सूचना दी जाएगी। जब संकल्प लाया जाएगा उससे पहले राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपना प्रतिनिधि भेजकर क्या कर सकता है? अपना पक्ष रख सकता है। तो संसद उस दौरान क्या बन जाती है? एक तरह से कोर्ट का रूप ले लेती है। तो इसलिए यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन कारण में पूछा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? प्रक्रिया का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 61 में। लाया किस आधार पे जाएगा? वो 56B में दिया गया है। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमने राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां पढ़े थे तो संसद को आहूत करना आर्टिकल 85 में पढ़ा था विधायी शक्ति के अंतर्गत। सत्रावसान करना यह भी हमने पढ़ा था आर्टिकल 85 के अंतर्गत। संसद की बैठक स्थगित करने का काम कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा का स्पीकर, ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये अध्यक्ष का काम है। अध्यादेश जारी करने का काम करता है 123 के अंतर्गत। विधायी शक्ति कौन सी नहीं है? ये नहीं है, ये संसद की बैठक स्थगित नहीं कर सकता। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी का नाम कौन प्रस्तावित करता है? तो जब हमने आर्टिकल 54 पढ़ा था तो उसमें निर्वाचक मंडल पढ़ा था। तो निर्वाचक मंडल के लिए हमने पढ़े थे कि 50 सदस्य क्या करेंगे? उसका 50 तो प्रस्तावक होंगे और 50 उसके अनुवादक होंगे। ये हमने क्लास में पढ़ा था कि 50 प्रस्तावक लेके आएंगे और उसके बाद में 50 जो अलग लोग होंगे वो उसका अनुवादन करेंगे। तो राष्ट्रपति का पद, वो प्रत्याशी का पद प्रस्तावित होगा, यानी ये व्यक्ति प्रत्याशी के लिए अपना नामांकन कर सकता है। तो इसमें निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य होने जरूरी है। पहले ये प्रावधान 20 था, उसके बाद में इसको 50 कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन को छांटना है। संविधान का उल्लंघन करने के लिए उसे पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 56B। उसके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है, नहीं। आर्टिकल 361 में उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं कि फौजदारी मामला नहीं चलाया जाएगा और दीवानी मामला उसके 2 माह पूर्व सूचना के आधार पर चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, आपातकाल में राज्य में प्रत्यक्ष शासन करता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उसके हाथ में रहता है कंट्रोल। हालांकि वो खुद नहीं करता, मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। तो इसके अंतर्गत ये वाला सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। नेक्स्ट, कथन दिए गए हैं राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, बिल्कुल सही बात है। मंत्रिपरिषद ही सलाह देती है, उसके बगैर तो आप लोग कर ही नहीं सकता राष्ट्रपति कुछ। हमने पढ़ा था आर्टिकल 53 और 74 दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ता है आपको।
राष्ट्रपति के पास संवैधानिक निकायों के अध्यक्ष सदस्यों को नियुक्त करने की, पद से हटाने की शक्ति है। और यहां भी वो किसकी सलाह पे काम करता है? यहां भी मंत्री परिषद की सलाह से काम करता है वो। कई जगह संसद क्या करती है, विधेयक लेके आती है, और कई जगह प्रस्ताव या संकल्प लाती है, कई जगह हाईकोर्ट के द्वारा लाया जाता है, और कई है जो उसके प्रशांत पद पर बने रहते हैं। तो इसमें दोनों ही सही है। ये हमने चर्चा की थी कि कौन से प्रशांत पर्यंत, कौन से राष्ट्रपति के द्वारा, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संकल्प लाया जाएगा, उसके आधार पर उठाएगा। अब मंत्री परिषद पूछ रहा है, मंत्री परिषद राष्ट्रपति को उसके कार्य में मंत्रणा व सहायता देने के लिए, परंतु क्या दे रखा है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को उसके पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। बिल्कुल लौटा सकता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह नहीं ले सकता, गलत। प्रथम बार राष्ट्रपति उसकी सलाह से बंधा नहीं है। राष्ट्रपति अपना निर्णय स्वयं ले सकता है, नहीं। मंत्री परिषद के बारे में यह हो सकता है कि पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, नेक्स्ट बार अगर उसने उसी सलाह को दोबारा भेज दिया तो उसको मानना पड़ेगा। यह दिया गया है 74 में, 44वें संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया। ये अनुच्छेद 123 जो अध्यादेश की बात करता है, जब संसद का सदन नहीं चल रहा होता तो उसको बोलते हैं विश्रांति काल। उसको दौरान जो अध्यादेश जारी करता है उसकी शक्ति दी गई है, बिल्कुल सही बात है। इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित या जारी करने का जो अध्यादेश है वही बल का और प्रभाव है जो संसद के किसी विधि अथवा अधिनियम का, बिल्कुल सही बात है। और राष्ट्रपति इसको किसी भी समय वापस ले सकता है। अगर उसने नहीं लिया तो जब क्या होगा, संसद के जो सत्र शुरू होगा, संसद के सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह के भीतर उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए वो, या प्रस्ताव के ऊपर सहमति बन जानी चाहिए, नहीं तो वो अपने आप ही हट जाता है और कभी भी वापस ले सकता है। तो इसमें तीनों ही सही है, 1 2 3। नेक्स्ट 60 पूछ रहा है शपथ के बारे में। किसका वर्णन है 60 में? राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है कि वो संविधान के, हमने जब पढ़ी थी तो उसके अंतर्गत पढ़ा था, एक तो पढ़ा था परिरक्षण। क्या पढ़ा था? परिरक्षण पढ़ा था, जिसको परिसर्व हमने पढ़ा था, और संरक्षण पढ़ा था जिसको हमने प्रोटेक्ट पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था प्रतिरक्षण जिसको हमने डिफेंड पढ़ा था। तो देख लो तीनों शब्द ऐसे ही हमने पढ़े थे, परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण। तो ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की पदावधि, कार्यकाल, उसके बारे में कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा नहीं। उपराष्ट्रपति को वो त्याग पत्र देता है अपना। मुख्य न्यायाधीश तो उसको शपथ दिलाने का काम करता है। ठीक है, तो ये पहला उसका कथन गलत है। 61 में बंधित प्रक्रिया के द्वारा उसको हटाया जाएगा, बिल्कुल सही है। अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पे बना रहेगा जब तक उसका नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता, और पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि मानी गई है। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है वो सही नहीं है। उपराष्ट्रपति को देता है त्याग पत्र। निम्नांकित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, आर्टिकल 61 का भाग नहीं है? संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। महाभियोग के लिए संकल्प शब्द, शानदार क्वेश्चन है। कम से कम 14 दिन लिखित सूचना किए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। जो सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो, बिल्कुल सही है। 1/4 सदस्य उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे। और महाभियोग के लिए जो संकल्प लाया जाएगा उसके ऊपर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3, बिल्कुल सही है। बहुमत चाहिए यहां पर।
राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या असमर्थता, ऐसा शब्द नहीं दिया गया। शब्द दिया गया है संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण, यह शब्दावली है वहां पे। तभी तो कहता हूं ना, आप लोग शब्दावली को इंपॉर्टेंट समझो। राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ये सही नहीं है। निम्न में से किस विधेयक पर निलंबनकारी वीटो, जो हमने तीन तरह की वीटो पढ़ी थी ना, सस्पेंसिव, उसमें हमने पढ़ा था सस्पेंसिव यानी निलंबनकारी, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के यहां पहुंचा और उसको वह सदन को वापिस या संसद को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दे, तो ऐसी जो वीटो है उसको सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। धन विधेयक तो राष्ट्रपति की सहमति के बगैर नहीं रखा जा सकता, तो इसके ऊपर तो वीटो लगती नहीं है। संविधान संशोधन पर भी वो वीटो नहीं यूज कर सकता, ये हमने 24वें संविधान संशोधन के द्वारा उसमें ऐसा कह दिया था। साधारण विधेयक पर तो कर सकता है और वित्त विधेयक पर भी कर सकता है, जो राज्यपाल के द्वारा भेजे जाते हैं। तो इसमें 3 और 4 हैं, वहां वीटो यूज कर सकता है। धन विधेयक पर नहीं कर सकता, साधारण और संविधान संशोधन पर नहीं कर सकता, जो 24वें संविधान संशोधन द्वारा उसके ऊपर बाध्यता कर दी थी। भारत का राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। किसके ऊपर कर सकता है? संसद द्वारा नहीं, पहला पढ़ो कि केवल साधारण विधेयकों के लिए बिल्कुल कर सकता है। संसद द्वारा पारित किए गए सभी विधेयक सभी पर नहीं लागू होता, संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता, नहीं लागू होता। धन विधेयकों पर भी लागू नहीं होता, क्योंकि वो तो उसकी सहमति से रखे जाते हैं। तो इसमें वीटो केवल वो साधारण विधेयकों पे लागू कर सकता है, वित्त विधेयक पे लागू कर सकता है, जो राज्यपाल द्वारा रखे जाते हैं। कथन दे रखा है कि शासन तंत्र में भारत की स्थिति ब्रिटिश राज्याध्यक्ष की भांति नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वहां का जो शासनाध्यक्ष है या जो राज्य का अध्यक्ष है, वो कैसे चुना जाता है? वह तो वंशानुगत होता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति क्या है? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, जिसमें एक निर्वाचक मंडल है, जो आर्टिकल 54 में हमने पढ़ा था। कथन व कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, कारण व दोनों सही है और कथन की व्याख्या भी करता है। कथन सत्य कौन सा है? आर्टिकल 71 में जो दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित कर दे, तो उस दौरान जो मदावधि नहीं बल्कि पदावधि शब्द दिया गया है, पदावधि के दौरान किए गए कार्यों में जो उसने कार्य किए थे वो वैध माने जाएंगे। बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा, जिसको फौजदारी मुकदमा बोलते हैं, फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल सही है। जबकि सिविल मुकदमा 14 दिन की पूर्व सूचना देकर चलाया जा सकता है। क्या यह बात सही है? नहीं सही है, क्योंकि 14 दिन नहीं दिया गया, यहां 2 माह दिया गया। देखो एग्जामिनर कितना चालाक होता है, उसने सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों को 2 माह के लिए या 2 सप्ताह लिख देता तो और भी टिपिकल हो जाता, लेकिन उसने क्या लिखा? 14 दिन लिखा। अगर 2 माह लिखा होता तब यह कथन सही होता। इसमें 1 नंबर कथन है वो सही है, 2 नंबर गलत है, और सही कथन का चयन करना था। राष्ट्रपति को हटाया जाता है, कदाचार के आधार पर नहीं हटाया जाता, असमर्थता के आधार पर भी नहीं हटाया जाता, संविधान का अतिक्रमण करने पर उसको हटाया जा सकता है, दिवालिया घोषित होने पर उसको हटाया जा सकता है क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया गया। उल्लंघन करने पर उसको हटाया जा सकता। दिवालिया व्यक्ति तो उसमें शर्तों में आता है, तो दिवालिया व्यक्ति नहीं बन सकता राष्ट्रपति। तो इसमें हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें ऑप्शन नंबर 3 और यहां 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। सत्रावसान करना राष्ट्रपति की कैसी पावर है? तो ये विधायी पावर के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 85 के अंतर्गत हमने पढ़ा था। न्यायिक शक्तियों में अगर आप लोगों से ये पूछ ले, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज नियुक्त करता है, वो जजों की और चीफ जस्टिस की जो नियुक्ति करता है, उसमें क्या वो उसकी न्यायिक शक्तियों के अधीन होते हैं? तो नहीं, ये नियुक्तियां हैं वो किसके अधीन आती है? कार्यपालिका शक्तियों के अधीन आती है। इसका सही आंसर हो जाएगा विधायी शक्तियों के अधीन आती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है निर्वाचन की तारीख से। बिल्कुल गलत। संसद द्वारा निर्धारित तिथि नहीं, पद ग्रहण से
वो अपने 5 वर्ष तक माना जाता है, ऐसा लिखा गया है। और जब तक उसका नया उत्तराधिकारी नहीं आता तब तक वो अपने पद पे बना रहता है। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में आर्टिकल 280 के तहत क्या करता है, वो वित्त आयोग का गठन करता है। यह लिखा गया है आर्टिकल 280 के तहत, तो इसकी तो नियुक्ति की जाती है। नीति आयोग नहीं, यह तो केवल और केवल प्रधानमंत्री से संबंधित है। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, उसकी नियुक्ति करता है। तो इसमें 1 और 3 हमने पढ़ा था किसको शपथ दिलाता है किसको नहीं, तो नियुक्ति के अंतर्गत 1 और 3 आ जाएगा, 2 नंबर वाला नहीं आएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें तो ये तो दिया गया है उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड है। उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, उच्चतम न्यायालय के अंदर जो अभिलेख रखता है, रिकॉर्ड रखता है, अपने पुराने जो केस है उनके जो जितने भी वाद हैं उनको संरक्षित करके रखता है ताकि भविष्य में काम आए। 132 में अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं बल्कि मूल क्षेत्राधिकार दिया गया है। किसका, ये हाई कोर्ट का है। मूल क्षेत्राधिकार किसका, सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी। 143 में सलाह लेता है वो, और आर्टिकल 32 तो मूल अधिकारों से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 143, और इसमें 2 दिए गए हैं, एक 143(1) और एक 143(2). राष्ट्रपति किसी भी विषय पर उसमें जो सलाह मांग सकता है, जो सार्वजनिक महत्व का है, उसके ऊपर सलाह देना उसका कोई बाध्यकारी नहीं है। जबकि 143(2) में लिखा गया है कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व की जो संधि समझौते हैं उसके ऊपर वो जो सलाह मांगता है तो उसको सलाह देनी अनिवार्य है। किसको, सुप्रीम कोर्ट को। कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का अंश है किंतु महाभियोग की निमित्त अभिकरण नहीं है। लोकसभा उसके निर्वाचक मंडल में भी शामिल है और हटाने में भी। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उसके निर्वाचक मंडल में भी भाग लेते हैं और निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य उसके हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन राज्य की विधानसभाएं उसके निर्वाचन में तो शामिल होती है, लेकिन हटाया केवल और किसके द्वारा जाएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया केवल और केवल संसद द्वारा लाई जाएगी। उसके अंदर संकल्प लाया जाएगा, वो संसद के अंदर हटाया जाएगा उसको। तो इसका 3 नंबर। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर या सेनापति होता है, यह अवधारणा किस देश से ली गई है। तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई, ब्रिटिश संविधान से तो नहीं ली गई, कनाडा से भी ली गई और ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं ली गई। कमांडर का काम करता है ना वहां। निषेधाधिकार यानी कि वीटो शक्तियों में कौन सी शक्ति भारतीय राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं है। संपूर्ण निषेधाधिकार, इसको हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो हमने पढ़ा था इसको, यानी जैल सिंह ने उपयोग किया था इसमें। विशेषज्ञ निषेधाधिकार ऐसी तो है ही नहीं। निलंबनकारी यानी कि सस्पेंसिव, ये हमने पढ़ा था, अभी क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर। तो ये भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, ये तीनों प्राप्त है। नेक्स्ट, कि राज्य का राज्यपाल जब आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई विधेयक रखता है तो राष्ट्रपति के पास में क्या ऑप्शन है, ये पूछ रहा है। अनुमति दे सकता है, नहीं भी दे सकता, बिल्कुल है, दोनों ही बातें हैं। और राज्यपाल को वापस भी कर सकता है, ये तीनों ही बातें लागू होती है उसके ऊपर। संघ की कार्यपालिका शक्तियां आर्टिकल 53 के अंतर्गत दी गई है। 54 में क्या है, उसका निर्वाचक मंडल जो संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा व दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगा, यह निर्वाचक मंडल। 55 में उसकी निर्वाचन पद्धति दे रखी है। 59 में क्या दे रखा है, 60 में शपथ है, 59 में उसके लिए पद के लिए कुछ डिटेल दे रखी है कि वो कैसे क्या कुछ काम करेगा, उसके बारे में डिटेल से दे रखी है। यहां दे रखा है आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्तियां, लेकिन सेना का कमांडर भी दे रखा है, उसको सेना का कमांडर होगा ये 53(2) में।
और 53(1) में लिखा है कि वो अपने और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता के द्वारा करेगा। ठीक है, इसका 1 नंबर ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदित हो जाना चाहिए? अधिवेशन के 2 माह के भीतर ऐसा नहीं है, 6 माह के भीतर नहीं है, नया सत्र जब प्रारंभ होगा उसके 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन। अब कई जगह एग्जाम में क्वेश्चन इसको 7.5 6.5 ऐसे करके भी लिखा जाता है, तो 6 माह में 30 दिन और 12 दिन ऊपर हो गए तो 42 दिन। तो इसका आप लोग आइडिया लगा लेना कितना होगा, वो काउंट कर लेना। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को समावेशित किया गया है इस क्लास में। दूसरा, आप लोग देख रहे हो कि मैं इन सब की डिटेल से व्याख्या कर रहा हूं जितना मेरे से हो सकता है, ताकि जल्दी जल्दी रिपीट भी हो जाए वो राष्ट्रपति। हमने महाभियोग भी पढ़ा, इसके दौरान कार्यपालिका शक्तियां भी पढ़ी, संविधान का उल्लंघन भी पढ़ा, निर्वाचक मंडल भी पढ़ा, निर्वाचन पद्धति के बारे में है वो भी पढ़ा कि किस प्रकार होगा। सारा कुछ पढ़ा है, कौन उसके पद के आधार पर कार्य करेगा, पदावधि कैसे होगी, संकल्प क्या लाया जाएगा, ये सारी चीजें पढ़ रही है। संविधान के अतिक्रमण का आरोप किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। संकल्प लिखित सूचना के कम से कम 30 दिनों के पश्चात प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है। 14 दिन लिखा गया है, 30 दिन नहीं लिखा हुआ। संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। और संकल्प को पारित करने के लिए कुल संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है, तो यह भी आवश्यक है। तो इसमें सही कौन सा नहीं है? ये 2 नंबर वाला सही नहीं है। 30 दिन नहीं बल्कि 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी पड़ती है। ये देखो, चुनाव के बारे में पूछ रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। एग्जामिनर बहुत तगड़े तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। साफ लिखा है कि निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। वह संसद के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल सही बात है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं 54B के तहत, बिल्कुल सही बात है। और एकल संक्रमणीय मत और गुप्त प्रधानी के द्वारा आनुपातिक प्रणाली है, उसके द्वारा उसका चयन होता है। तो इसमें 2, 3, 4 सही है, 1 गलत, 1 नंबर गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। अब ये क्वेश्चन पढ़ो भी आप लोग, जो ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है ना, जिसको ज्वाइंट सीटिंग बोलते हैं, एक जगह असेंबल टुगेदर लिखा है जो आर्टिकल 87 में दिया गया है, और यहां दिया गया है आर्टिकल 108 जिसमें ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये कहां दिया गया है? तो ये आर्टिकल 118 में दिया गया है। धन विधेयक व वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। ये क्या पूछ रहा है? कथन सत्य है, ये तो असत्य कथन है। संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया राज्यसभा नियमों के अकॉर्डिंग चलती है, नहीं, आर्टिकल 118 में प्रावधान के नियम भी दे रखे हैं उसमें। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सभापति करता है, नहीं करता, उपसभापति करता है। वो कौन करता है? उपसभापति करता है। अब आप लोग देख लो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें धन विधेयक पे तो उन दोनों के बीच में क्या नहीं हो सकता? मतभेद हो ही नहीं सकता, तो सीधा सीधा है। तो किस पर बुलाए जाते हैं? केवल और केवल साधारण विधेयक पे बुलाए जाते हैं। संयुक्त अधिवेशन कहां बुलाया जाता है? साधारण विधेयक पर। धन विधेयक और वित्त विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन को बारे में नहीं कहा गया। तो इसमें आप लोग देख लो, यही पूछ रहा है कि धन विधेयक व वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता।
केवल साधारण विधेयक पे, तो इसमें ये 3 नंबर वाला सही हो जाएगा, ये दोनों ही गलत है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में असत्य कथन छांटना है। यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 361 में है तथा यह प्रक्रिया कनाडा से ली गई है। बिल्कुल गलत, कनाडा से नहीं ली गई है, ये आयरलैंड या कई जगह इसको आयरलैंड पढ़ाया जाता है और आयरलैंड ही सही आंसर है इसका। अमेरिका पढ़ाया जा रहा है लेकिन आयरलैंड से ली गई है प्रक्रिया हटाने की। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है लेकिन उस सदन के 100 सदस्य नहीं, ये नहीं है। 1/4 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1/4 सदस्यों का जिक्र किया गया है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में और हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं? नहीं। अब तक 2 राष्ट्रपतियों के विरुद्ध ऐसा लाया गया? नहीं, 0, किसी के खिलाफ नहीं लाया गया अब तक। तो इसमें सारे क्या है? गलत हैं। तो 1 2 3 4 सारे गलत है। देख लेना, इसको ढंग से देखना, इसमें सारे गलत है। आयरलैंड से ली गई है, 1/4 होने चाहिए, ये हटाने में भाग नहीं लेते और अब तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया गया। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। बिल्कुल सही बात है। जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, यह भी सही है। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। बिल्कुल सही है। शब्दावली यही दी गई है कि एक उसकी अपेक्षा कर देगा एक बार, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा। तो दोनों कथन सत्य हैं। राष्ट्रपति की समाधान प्रदान करने में क्या क्या शामिल नहीं है? शामिल नहीं है। समा हमने पढ़ा था, पूर्णतः दोष मुक्त करना। ये कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 72 में दी गई है। किसके अधीन है? संघ की कार्यपालिका के अधीन, जैसे संघ के मंत्रिपरिषद के अधीन है। ये मूलतः तो मंत्रिपरिषद के अधीन है और उसके अलावा ये गृह मंत्रालय के अधीन रहती है। हमने पढ़ा था इसको। लघुकरण में क्या होता है? सजा की प्रकृति बदल दी जाती है और परिहार में सजा कम कर दी जाती है। विराम में विशेष परिस्थितियों में लागू होता है। गर्भावस्था या विकलांग हो तब। परविलंबन यानी एक बार अस्थायी रोक लगाना। ये 5 विकल्प हैं। रोक का और निरंतरता का जिक्र नहीं किया गया, तो 1 2 3 4 5 पूछ क्या रहा है? शामिल नहीं है, तो 6 और 7। ये नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा या घोषणा, मूल शब्द दिया गया है उद्घोषणा, किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की? नहीं। राज्यपाल की? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की? नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की। याद रखना, मंत्रिमंडल शब्द केवल और केवल भारत के आर्टिकल 352 में एक ही जगह दिया गया है, बाकी कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द नहीं दिया गया। ठीक है ना? ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा शुरू किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल अगर उसको सलाह देगा तभी क्या लगाया जा सकता है? आपातकाल घोषित किया जा सकता है। यह दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदन ये लगा सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया में कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो 1/4, यानी कि उसका 1/4 सदस्य क्या करेंगे? उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे। सदस्य हस्ताक्षर करते हैं। नेक्स्ट, अंतिम क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा आपातकालीन उद्घोषणा के आधार पर आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया? 42वें संविधान संशोधन में तो नहीं, 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया था। और साथ ही साथ ये किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था तत्कालीन जो मोरारजी देसाई की सरकार थी उसके द्वारा। और एक शब्द जो केंद्रीय मंत्रिमंडल पढ़ते हैं वो भी इसी द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है,
ये 52वां और 61वां अलग है, तो ये आप लोग पढ़ लेना। 44वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल जोड़ दिया गया था। ये 50 क्वेश्चन, शानदार 50 क्वेश्चन जो किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं, उनको हमने शामिल किया है इस क्लास में, और इस आधार पे एक आइडिया लगाया है कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। उम्मीद यही है कि यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अपनी अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है वो अब रहने वाली है संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद का हम आगे अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप चैनल के साथ में जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक आप लोगों के साथ में पुनः एक बार आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।